Calculation of phase difference between two sinusoidal waveform. अगर यहां पे एक बात का ध्यान रखें तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट हम तभी कर पाएंगे जब फ्रीक्वेंसी क्या रहे फ्रीक्वेंसी मस्ट बी से, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड का सेम रहना ऐसा कुछ कंपलसरी है क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड सेम रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड समझ रहे हो नहीं? लाइक जो 5 sin ओमेगा टी 10 cos ओमेगा टी, तो 5 और 10 क्या है? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड में और may नॉट बी सेम, मतलब उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है बेसिकली ना। फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहां पे, मतलब अगर जैसे मैं यहां पे ना कुछ, चलो एक काम करता हूं, डायरेक्ट रूल बताता हूं मैं ना, उसके बाद फिर डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे, करते रहेंगे। अब यहां पे हमें क्या क्या याद रखना है, एक बार वो देख लो। इस तरीके से जब भी हमारे सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से एक्सिस खींचनी हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहां पे क्या लिख देना है? कॉस, मतलब एक ऑब्जर्वेशन, रूल, ट्रिक जो भी बोलो आप, ठीक है ना। कॉस, यहां पे क्या लिख देना है? माइनस साइन, यहां पे क्या लिख देना है? साइन, और यहां पे क्या लिख देना है? माइनस कॉस, ठीक है। इतनी बातें कर सकते हैं अपन। कॉस माइनस कॉस, साइन माइनस साइन, ठीक है। इस बात को आप मान लो, जैसे यहां पे कॉस रियल एक्सिस, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा बोलते हैं ना अपन, मतलब तो आपसे समझो ये रियल वाला एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, बस यहां पे डिफरेंस है माइनस साइन और ये साइन, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या होने वाला है, जैसे कि अब मान लो एक वेवफॉर्म आया, उसने बोला वी टी इज इक्वल टू 5 cos ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। एक वेवफॉर्म आया वी टी इक्वल टू 5 cos ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। तो यहां पे मैग्नीट्यूड से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, यहां पे सिंपली हमारा जो फेज डिफरेंस, हमें क्या कैलकुलेट करना है? फेज डिफरेंस। तो cos ओमेगा टी, जैसे यहां पे आपने cos देखा ना, आप आ जाओ इस पॉइंट पे, इस एक्सिस पे आ जाओ आप, cos, ठीक है। अब cos के बाद क्या है? प्लस 30, तो जब ये प्लस 30 की बात कर रहे हैं तो प्लस 30 ये लीड कर रहा है, लैग कर रहा है? प्लस मतलब लीड और माइनस मतलब लैग। तो यहां से अपन एक एंगल बनाएंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसे हम क्या बोल देंगे कि ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? 30 डिग्री, ये क्या कर रहा है? 30 डिग्री लीड कर रहा है, किससे? इस एक्सिस से। मतलब ये जो वेवफॉर्म है, ये जो फेज डिफरेंस है, किसका है? बेसिकली ये वी टी का है, जो कि क्या है? ये वी टी का फेजर डायग्राम है। कुछ समझ में आया? कैसे पता? क्योंकि अगर 30 ना होता, अगर सपोज
यहां पे सपोज यहां पे 30 ना होता तो एक किस कैसा एक कॉस ओमेगा टी होता बस, और कॉस ओमेगा टी हमें कहां देखने को मिलता, इस एक्सिस पे। बट इसने क्या, अभी मैं एक्स्ट्रा क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री यहां से 30 डिग्री लीड करेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे एक कंक्लूजन और देख सकते हैं अपन, क्या कि जब अभी हम जा किधर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, किधर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब क्या हुआ, जब एंगल लीड करे हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया क्या? इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए वाला जो ग्रीन लाइन है इस एक्सिस से 30 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। बोलो हाँ या ना, 30 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। सबको ये बात क्लियर है क्या? चलिए, सपोज मैंने देखा, मैंने बोला कि इसको मैं यहीं पे लिखता हूं, ठीक है। तो ए VT 5 cos ओमेगा टी का ये बेसिकली ग्राफ था। अब इसके बाद मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन है, मुझसे क्या बोला गया कि IT इज इक्वल टू 10 cos ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा गया। अब अगर ऐसा लिखा गया है तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूं, मेरा रेफरेंस क्या है, कॉस, तो कॉस यहां पे आ जाएगा, कॉस यहां पे आ जाएगा, तो ए कहां पे आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, बोलो यार 30 डिग्री। और ये बेसिकली क्या है 30 डिग्री, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्लॉकवाइज किसको रिप्रेजेंट करता है, लीड को या लैग को, लैग को। क्या इतनी बातें हमें क्लियर हैं? डन, ओके। और कुछ देखते हैं, मान लो ये V1 था, ये मान लो I1 था। चलो यहां पे मैं लेता हूं I2 T 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। अब ये यहां पे क्या आ चुका है, साइन। अब ये साइन यहां पे आ चुका है, रेफरेंस क्या हो गया, ये वाली एक्सिस। बोलो हाँ या ना। तो अब इस एक्सिस से हम देखो 30 डिग्री इधर जाना है या इधर जाना है, बोलो जरा, इस साइड, बोलो हाँ या ना। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, रेफरेंस से क्या कर रहा है, लीड। और हमें पता है अगर लीड कर रहा होगा तो किधर जाते हैं अपन, बोलो यार एंटी क्लॉक वाइज। बोलो हाँ या ना, एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं। और ये कितने डिग्री से लीड कर रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये 30 डिग्री से लीड कर रहा है। क्या अभी तक की सारी बातें क्लियर है हमें? अगर आप ये समझ गए ना तो कोई क्वेश्चन हो जाए इससे रिलेटेड आपसे दिक्कत आएगी ही नहीं, याद रखना ये बहुत अच्छा मेथड है। आगे बढ़े, चलो अब थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। आप बताओ इसके रेफरेंस में एक इसको क्या लिखेंगे अपन, देखो ये क्या है, माइनस कॉस, मान लो वोल्टेज लिखा मैंने, तो VT इज इक्वल टू वॉट। अब यहां पे लिखना, यहां पे आना चाहिए क्या, माइनस, ठीक है। तो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, मैग्नीट्यूड से मतलब मत रखो, यहां पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता था। तो माइनस कॉस ओमेगा टी। अब बताओ ये प्लस 45 माइनस 45, देखो ये क्या कर रहा है, बोलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कैसे जा रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लीड या लैग, ये कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस
45। क्या ये बात सबको समझ में आई? जिस वेवफॉर्म को देखना है, जहां से देखना है वहां से उठो और जिसको देखना है वहां तक पहुंच जाओ। तो दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा? लीड। अगर वो क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा? लैग। क्या इतनी बातें हमें क्लियर है क्या? समझ में आया? ठीक है, चलिए अब एक और बता दो, फिर बात करते हैं। कहाँ आएगा ये माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 35? किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में? चलो ठीक है, तो बताओ जरा ये 35 डिग्री एंगल कहां से बन रहा है? माइनस कॉस से या माइनस साइन से? माइनस साइन से। लैग कर रहा है, लीड कर रहा है? देखो ना, ये यहां से बेसिकली क्या कर रहा है? देखो ये क्या कर रहा है? बोलो, अरे 35 प्लस 35 तो लीड ही हुआ ना, तो ये क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। कैसे पता? देखो ना, यहां से चले आप, जिसको निकालना था उसकी तरफ पहुंचे और वो क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? लीड होता है। और यहां पे क्या लिखा है? प्लस 35, तो लीड ही तो हुआ। तो लीड हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे ना। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से अगर आपको ये चीज क्लियर है। अब यार एक बात बताओ, आपसे मैक्सिमम क्या पूछ सकता है? ध्यान से देखना, आपसे बहुत करेगा तो आपसे क्या पूछ लेगा? आपको ऐसे दे देगा ना, 5 cos ओमेगा टी 10 cos ओमेगा टी माइनस 30, इसके बीच का फेज डिफरेंस बताओ। ध्यान से सुनना मेरी बात, इसके बीच का फेज डिफरेंस बताओ। तो देखो यार, इसके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो चुका है? 60 डिग्री। यही तो है, सिंपल है ना। इसको ड्रॉ कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया और इसको ड्रॉ कर लिया, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? 60 डिग्री। किसी ने पूछा कि नहीं, मुझे 10 cos ओमेगा टी माइनस 30 एंड साइन ओमेगा टी प्लस 30 के बीच का फेज डिफरेंस बताओ। तो सिंपली क्या किया हमने? अब ये देख रहा हूं कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ए मतलब टोटल 90 होता है, तो ये भी कितना बचा होगा? 30 डिग्री ही तो बचा होगा ना। बोलो हाँ या ना। अब अच्छा, सपोज आपसे बोल दिया गया कि चलो ठीक है, ये भी 30 डिग्री है। समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में अलग से दूंगा, अभी आप पूरा फोकस समझने पे करो। अब अगर मैं ये बोलूं कि बताओ कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, व्हाट इज द आंसर? देखो सिंपल सी बात है, अगर ए रेफरेंस है मेरा, अगर मैं यहां पे जा रहा हूं, इसका मतलब ए क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज गया। और अगर मैं वहां से यहां पे आ रहा हूं, तो बेसिकली इसका मतलब ए क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। या फिर ए लीड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा? लैग करेगा। समझ में आया क्या? ठीक है, क्वेश्चन करें? तो किसी का पूछ ले यार, 5 cos ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 45, ठीक है ना? इधर का देख लेंगे, 45 ए हो गया, 30 ए हो गया और 90 ए हो गया। बोलो हाँ या ना। तो इस तरीके से हम इजिली बता सकते हैं। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो वी टी इज इक्वल टू 10 साइन 3t प्लस 30 डिग्री, आई टी इज इक्वल टू 5 cos 3t माइनस 60 डिग्री। चलिए बताइए, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बताइए। अरे ये बताया क्यों है फिर? सॉल्व तो करो। ऐसे जैसे ड्रॉ किया था वैसे दोनों को ड्रॉ करो ना, तब चलेगा पता। ऐसे फिर गलत होएगा, गलत है वो, ठीक है? ट्राई करो, पहले ड्रॉ करो दोनों को। समझ में आया? इसलिए ड्रॉ करना जरूरी है। क्लियर हुआ क्या? देखो जरा, सब लोग देखो ध्यान से। पहले क्या है? साइन। तो साइन कहां पे आता था? यहां पे। और फिर क्या है? कॉस। तो कॉस कहां पे आता है? यहां पे। बोलो हाँ या ना। अब साइन
प्लस 30 डिग्री। तो अगर ये प्लस 30 डिग्री की बात करोगे तो बताओ जरा प्लस 30 डिग्री कहां पे आएगा, सॉरी साइन प्लस 30 डिग्री, तो ए साइन हो गया, ए साइन हो गया। अब प्लस है मतलब लीड या लैग, लीड, लीड मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज लीड तो यही आएगा ना, बोलो हाँ या ना। ये कितना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, बोलो हाँ या ना। तो एक किसका इक्वेशन आ चुका, एक ए वाले किसकी है, वोल्टेज की। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? देखो साइन और साइन से प्लस 30, क्योंकि हमें पता है कि प्लस कब लगाएंगे जब अपन एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यही बात तो सीखी ना। चलिए दूसरे पे आ जाइए, कॉस। अब रेफरेंस हमारे दिमाग में क्या है, ए वाला। अब बताओ अगर ये आपका रेफरेंस है, अगर ये आपका रेफरेंस है तो यहां से -60 डिग्री। अब ए रेफरेंस है हमारा, यहां से -60 डिग्री, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, माइनस मतलब लैग, लैग मतलब क्लॉकवाइज, बोलो हाँ या ना, लैग मतलब क्लॉकवाइज। तो जब ए आप 60 डिग्री यहां से, 60 डिग्री यहां से कैसे आओगे, क्लॉकवाइज, तो आपको नहीं लगता कि इसी पे आके आप रुक जाओगे, बोलो हाँ या ना। तो अभी अगर ये 60 डिग्री आ गए आप, अगर ये 60 डिग्री आ गए आप, तो आपको नहीं लगता दोनों ओवरलैप कर गए, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, 0 ना। समझ में आया? अच्छा एक तरीका और है, बट मुझे पता है कि उसमें आधे लोग को चीज याद ही नहीं होगी, इसलिए मैंने वो नहीं बता रहा था, बट एक बार देख लो जिसको याद हो। एक्चुअली वो भूल जाता है थोड़ा सा ना, उसमें भूलने में आता है। कन्वेंशनल तरीका जो आपको हर बुक्स में देखने को मिलेगा वो क्या है, ये तरीका समझ में आ गया सबको? ये आसान है बेसिकली, इसलिए मैंने पहले बताया। देखो दूसरा तरीका क्या है, आप इस साइन को कॉस में बदलो या कॉस को साइन में बदलो, समझ में आ रहा है? साइन को कॉस में बदलो या कॉस को साइन में बदलो। तो अगर हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा बेसिकली क्या हो जाता है, कॉस थीटा, बोलो हाँ या ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं साइन 90 माइनस जैसे ए देखो क्या है, कॉस ऑफ 3t माइनस 60 डिग्री, तो इसको मैं मान लेता हूं क्या, थीटा। तो कॉस 90 माइनस इस थीटा की जगह मैं इसको लिख देता हूं क्या, 3t माइनस 60 डिग्री, बोलो हाँ या ना। तो कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो अभी ये कॉस 3t माइनस 60 डिग्री किस में कन्वर्ट हो चुका है, बोलो साइन में। तो जब आप इसे, अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं, इसे इस तरीके से लिखूं, तो साइन 90 माइनस 3t माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन 150 माइनस 3t, यस या नो, साइन 150 माइनस 3t। अब देखो, अब यहां पे फिर से आपको दोबारा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, पहली बात तो हमें 3t यहां पे चाहिए, 3t यहां पे चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, साइन माइनस थीटा, मतलब एक तरीके से साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन, समझ पा रहे हो क्या? जैसे कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो पहले इस 3t को बाहर लाने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, मैं इसको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, मैं इसको अगले पेज पे बताता हूँ ना। मतलब अभी आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग चुका होगा कि कितना कंफ्यूजन होने वाला है, और इसीलिए टॉपिक क्या लगता है लोगों को, टफ लगता है, क्योंकि वो इसी तरीके से करते हैं। आ रही बात समझ में? मैं बस इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज की, इसकी आपको अहमियत पता होनी चाहिए ताकि चीजें याद रहें, ठीक है? जब हमें वो चीज दिखाई जाएगी ना तो हमें पता चलेगा कि कितनी कंफ्यूजन होती है उसमें। तो इसका बेसिकली आपको
फायदा देखने को, मतलब फिर ये रहेगा कि नहीं, मतलब वो चीज अच्छी चीज थी। खैर, तो क्या था फॉर्मूला, एक बार फिर से बोलना जरा। वी टी टेन साइन प्लस 30 डिग्री आई टी 5 cos 3t माइनस 60 डिग्री। ठीक है ना। चलो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो थोड़ा लेंदी जा रहा था, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन 90 सॉरी कॉस 90 माइनस 5 थीटा क्या होता है ये, साइन 5। यस या नो, ठीक है। कॉस, तो यहां पे देखो जरा, मुझे यहां पता है क्या, साइन 3t प्लस 30 डिग्री। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं इसे, कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा 3t प्लस 30 डिग्री। ठीक है। अब देखो जरा कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 3t माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, साइन 3t प्लस 30 डिग्री। ये मैं सिर्फ किसको उठा के लेके चला हूं, मैं इस वाले पोर्शन को, याद रखना। अभी इसको मैंने टच नहीं करा है, इसी को उठा के ले चला हूं ना। देखो साइन मैग्नीट्यूड 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अभी कितना हो जाएगा, कॉस 60 माइनस 3t। यस या नो। अब कॉस, अब मुझे 3t इधर चाहिए, तो मुझे पता है क्या कि कॉस ऑफ, अगर मैं यहां पे माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 3t माइनस 60 डिग्री। तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो सिंपली इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, कॉस 3t माइनस 60 डिग्री। ये मैंने किसको लिखा है, इसको ही लिखा है, बोलो हाँ या ना। और अब देखो जाकर के वापस, क्या ये वही फॉर्म, वही डायग्राम, वही नहीं है फेज जो यहां पे सॉल्व करने के बाद आया, वही यहां भी तो है। तो इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री। और ये भी सोचो, मतलब जो दो तरीके, मतलब जो वो वाला तरीका था उसमें और कॉम्प्लिकेशन होनी थी, इस वाले में अब बात यहां तक नहीं है, बात ये भी है कि आपको ये याद भी तो होना चाहिए ना, कॉस माइनस, ये तो मैंने माइनस पे कर लिया। अगर ये 180 प्लस थीटा आ जाए, समझ पा रहे हो कि नहीं, 180 माइनस थीटा आ जाए, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, तब वो ट्रिग्नोमेट्री में वैसे ही हाथ ठंडे होते हैं, तो फिर वहां से फिर क्या होगा, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो उससे बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास क्या है, जो मैंने आपको बताया है, वहां पे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो हाँ या ना, जरूरत नहीं समझ में आई ना इसकी हमें, क्लियर है। तो इसलिए हम वो तरीका याद रखेंगे, तो जब भी क्वेश्चन आएगा उसी से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तरीका हमारे लिए, अभी तो सिंपल क्वेश्चन लिया था तब इतना लेंदी जा रहा था, अभी अगर कॉम्प्लिकेटेड ले लिया तो और ज्यादा टाइम लगेगा। यार पता है, यही क्वेश्चन जब गेट में आता है 2 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का मतलब समझ रहे हो कि कहने मतलब ठीक ठाक, वो यही समझ के देते हैं कि ए वाली कैलकुलेशन आप करोगे। ठीक है। खैर, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैंने दूसरा मेथड आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बताया, याद रखना, सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए बताया। कैलकुलेट फेज डिफरेंस, क्या है फेज डिफरेंस, माइनस 10 cos ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री 12 साइन ओमेगा टी माइनस 10 डिग्री। बोलो 30 डिग्री क्या,
कौन किससे लीड कर रहा है, कौन किससे लैग कर रहा है, वो सारी बातें बताओ ना। नाम लिखा है मैंने, नाम। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा ना, जब ये क्वेश्चन आएगा तो याद रखना, चार ऑप्शन हो सकते हैं, चार आंसर्स हो सकते हैं इसके। समझने की कोशिश करते हैं, चार आंसर्स मतलब आप एक बता रहे होगे ना, यहां पे चार ऑप्शंस की पॉसिबिलिटीज है। तो एज यूजुअल पहले अपन क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यहां पे क्या था, जल्दी बोलो बोलो। कॉस, यहां पे क्या था, साइन, यहां पे माइनस कॉस, और यहां पे माइनस साइन। ये इंपॉर्टेंट है, याद करने के नाम पे आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि लेकिन कहाँ क्या रहता है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आ जाइए, पहला क्या है, माइनस कॉस, तो ए वाला एक्सिस हो गया, ठीक है, ए वाला एक्सिस हो गया, तो माइनस कॉस प्लस 50, प्लस 50 मतलब लीड या लैग, लीड, लीड मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 50 डिग्री कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि आपने क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज ना, अभी जा रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, अगर इधर चले गए तो क्या हो जाएगा ये क्लॉकवाइज। बोलो हाँ या ना, मैंने बोला प्लस 50, आपने बोला लीड, लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यही तो याद करने के लिए बोला है मैंने। तो एंटी क्लॉकवाइज तो इधर ही होता है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम तब होती है ना जब हम रट रहे होते हैं कि अच्छा ऊपर जा रहा हो तो लीड, नीचे जा रहा हो तो लैग, नहीं ना। देखो यहाँ पे नीचे जा रहा है फिर भी क्या है, लीड। तो रटो मत, समझो चीजों को, क्लियर है। चलिए एक इसका वेवफॉर्म है ये, बोलो इसका है ये V1t का, डन। दूसरा देखो I1t, तो -10, तो पहले साइन है तो कौन सा एक्सिस, नीचे वाला, तो अब कितना डिग्री, अच्छा माइनस, लैग या लीड, लैग, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लैग तो क्लॉकवाइज होता है, तो कितना क्लॉकवाइज तो इधर आएगा, तो कितना हो गया ये 10 डिग्री। अब टोटल हमें पता है कितना होता है ये, टोटल कितना होता है 90 डिग्री, तो 90 में से 50 से 10 से कितना बचा 30 ना, ठीक है। तो बेसिकली कितना बचा, ए आपका 30 डिग्री बचा। अब ए जो है, ए क्या है, फेज, मतलब ए क्या है, करंट। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, याद रखना, ध्यान से समझना मेरी बात। I1 V1t और I1t, अभी अगर सिर्फ ये पूछे कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, तो मैं बोल दूंगा कि 30 डिग्री। बट अब बताना एक चीज बताना, देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन, आंसर में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ये मैंने ऐसे डाला, अभी ये मैं किधर गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, किधर गया, एंटी क्लॉकवाइज, लीड या लैग, लीड। तो इसका मतलब I1t V1t से 30 डिग्री लीड कर रहा है, बोलो हाँ या ना। तो I1t लीड्स V1t बाई 30 डिग्री। क्या इस आंसर से सब लोग सहमत हो, I1t, ओके। दूसरे तरीके से देखो, अब ध्यान से देखना, मैंने ऐसे लिखा, अब बताओ ए मैं क्लॉकवाइज आया एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज लीड या लैग, लैग। इसका मतलब V1t I1t से लैग कर रहा है कितने से, 30 डिग्री से, ठीक है। V1t लैग
I1t बाई 30 डिग्री। क्या ये बात सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? सिंपल सी बात है, अगर I1 30 डिग्री से लीड कर रहा है तो V1 क्या करेगा? लैग करेगा। बात यहीं तक नहीं खत्म होती। अब देखो जरा ध्यान से समझना। मैं यहां से चला, देखो जरा, अभी एक बात बताओ, मैं क्लॉकवाइज गया एंटी क्लॉकवाइज गया? मैं कैसे गया हूं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब लैग या लीड? कितना क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीड। तो एक बात बताओ, मैं यहां से चला, मैं यहां से चला और कहां पे पहुंचा? V1t पे। तो जहां पे पहुंचा हूं और एंटी क्लॉकवाइज होके पहुंचा, मतलब V1t क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। तो V1t लीड्स बाई I1t बाई, ये टोटल कितना होता है? 360। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? बोलो यार, 330 डिग्री। तो बताओ ये लाइन सही है या नहीं है? समझ में आ रहा है क्या? ये भी तो सही है, इसमें क्या गलती है? समझ में आया? इसी तरीके से अगर आप ध्यान दो तो ये भी तो हो सकता है। एक कैसे गए आप? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जहां पे पहुंचे वो क्या कर रहा होगा? लैग। तो I1t लैग्स बाई V1t, I1t लैग्स बाई V1t बाई 330 डिग्री। समझ में आया? मतलब एक, इन चारों में से आपके ऑप्शन में कोई भी आ सकता है। सारे तो सही हैं, गलत कौन सा है बता दो मुझे। समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हो? ठीक है, देखो चीजें थोड़ा सा टाइम लेंगी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा है। तो एक दो क्वेश्चन करोगे, बहुत सिंपल स्मूथली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या करना है, जब हमें देखना है लीड कर रहा है लैग कर रहा है, तो जिसको देखना है लीड कर रहा है, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, उसके ऊपर पहुंचो, उसके पास पहुंचो। और जब आप उसके पास पहुंच रहे हो, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इसका एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो मतलब वो लीड कर रहा है, अगर वो क्लॉकवाइज जा रहे हो मतलब वो लैग कर रहा है। तो जिसको देखना है वहां से स्टार्ट मत करो, जिसको देखना है वहां तक पहुंचो। समझ में आया? जिसको देखना है वहां तक पहुंचो, मतलब ऑब्वियस सी बात है दूसरे से स्टार्ट करना है। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन तो नहीं है? इस तरीके से चार ऑप्शन में कोई भी हो सकता है, याद रखना। तो V1 लीड्स I1 बाई 30 डिग्री। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, अब आपको क्या करना है? चारों आंसर बताने हैं, इस तरीके से चारों बताने हैं, पूरा आराम से पूरा फोकस्ड होके पूरा टाइम लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही बताना। ठीक है, दिया जाए क्वेश्चन। अगर फ्रीक्वेंसी ना सेम रहे तो कभी भी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, याद रखना। क्या करना हमने? तो कैलकुलेट फेज डिफरेंस। आराम से टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही बताना, चार आंसर बताना। एक मिनट यार, 55 है ना? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो एक थोड़ा सा मतलब सही सा लगेगा बस। ये I1t I2t, तो वही सिंपल जो हमें तरीका पता है, क्या करना हमने, इस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, और जो चीजें हमें पता, मतलब जिस तरीके से बताई गई हैं, यहाँ पे क्या लिख देना है? कॉस, यहाँ पे लिख देना है साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस कॉस। ठीक है, चलिए, तो माइनस साइन
तो माइनस साइन मतलब दिस वन, माइनस साइन मतलब यहां पे आ जाएगा। अगर ये माइनस साइन है तो माइनस के बाद प्लस 55, तो प्लस मतलब लीड या लैग, लीड, और लीड प्लस मतलब यहां पे क्या हो गया ये, देखो जरा, प्लस मतलब लीड और लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो लाइक कि कहीं यहां पे आ रहा होगा, तो कितना आ रहा होगा, तो ये 55 डिग्री, ये सबका सही होगा, ठीक है, ओके। दूसरा क्या था हमारा 5 कॉस, तो कॉस तो इधर ही है, और -65, तो अब माइनस है तो लैग करेगा, तो लैग करेगा तो लगभग यहां कहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है ये कितना है, दैट इज 65 डिग्री, ठीक है। ए 65, अच्छा ए वाला एंगल होता कितना वैसे 90 डिग्री, तो जो अगर हम टोटल फेज डिफरेंस, अच्छा ए क्या था, ए आपका I1t था, और ए क्या है आपका, ए आपका I2t है, I1t I2t। तो देखो जरा, तो पहले फेज डिफरेंस फाई की बात कर लें, तो इन दोनों के बीच में एंगल देखो 55, 65 और 90, 55 प्लस 65 प्लस 90 कितना आ रहा है ये 210, यस या नो, ठीक है। और अच्छा, या फिर अगर आपने इधर किया तो चलो ठीक है, आपका कितना आ गया 210, बट अगर आप इधर करोगे तो कितना आएगा 150 डिग्री, तो मतलब फेज डिफरेंस, अब इन दोनों में जो ऑप्शन में रहेगा वो हम बता देंगे, समझ में आया क्या, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, यही थोड़ी ना एंगल, ए भी तो हो ही सकता है, डन। बट इसके पहले हम एक ही क्यों बात करते थे कि वो छोटे वाला एंगल लेते थे, बट यहाँ पे लगभग बराबर है तो इसलिए मैं दोनों बता दे रहा हूं। चलिए अब ऑप्शन लिखते, मतलब देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटीज देखो, मान लो मैं यहां से, मैं सिंपली ऐसे ड्रॉ करूंगा उसके बाद लैंग्वेज लिख लूंगा, जैसे देखो ए है, ए पता है हमें कितना है 210, और चलो अब बताओ, पहले इसका आप बता दो क्या लिखोगे आप इसके लिए, बोलो जरा, I1t, अब लैग या लीड, लीड, I1t लीड्स I2t बाई व्हाट, बाई 210 डिग्री, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अच्छा इसी टाइम पे आप उल्टा भी आ जाओ, उल्टा भी आ ही जाओ, बोलो इसके लिए क्या बोलोगे आप, बोलो यार I2, क्योंकि अभी आप आए हो क्लॉकवाइज तो क्या होगा लैग, तो I2t लैग्स I1t बाई 210 डिग्री, बोलो हाँ या ना, क्लियर। चलिए अब इसके बाद आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पे, अब उधर का तो हो गया ना, अब इधर से घुमा देते हैं, तो अगर मैंने इधर से घुमाया, चलो इसका बताओ आप, ए हमें पता है कितना है ये, बोलो यार 150 डिग्री, बट इधर से घुमाया है तो पहुंचे कहां पे हैं I1t पे, तो बोलो जरा क्या हो जाएगा I1t क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लैग या लीड, लैग, तो लैग्स I2t बाई 150 डिग्री, या फिर अगर हम ऐसे आ जाएं तो बताओ जरा क्या होने वाला है I2t, तो अभी हम कैसे आ गए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लीड, तो लीड्स I1t बाई 150 डिग्री, ठीक है। तो मतलब एक क्वेश्चन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है यार कोई भी कर ही लोगे, और जो चारों पॉसिबिलिटी थी वो भी आपको
कहीं ना कहीं पता चल गई। डाउट है कुछ? ठीक है, डन। तो ये क्या था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लैगिंग एंड लीडिंग। क्लियर है? ठीक है, काफी इतने क्वेश्चंस। अगर देखा जाए, जैसे हमने डीसी पढ़ लिया है, तो डीसी में कितने एलिमेंट पढ़े थे? 3, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। अब हमें ये भी पता था कि जब हम बात करते हैं रजिस्टर डीसी सप्लाई के साथ, उसमें इनका बिहेवियर अलग हुआ करता था, यस या नो? तो जैसे जैसे देखो, अगर पहला एलिमेंट हमारा क्या हुआ करता था, दैट इज रजिस्टर और ये कुछ ऐसा था, ठीक है ना? उसके बाद दूसरा जो था हमारा क्या था, इंडक्टर, उसका जो बिहेवियर कुछ ऐसा था। और तीसरा जो हमारा एलिमेंट था दैट वाज कैपेसिटर, उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा था। ठीक है, ओके। तो जब बात आई टाइम डोमेन की, तो वहां पे जब वोल्टेज की बात करें तो वी टी इक्वल टू क्या होता था, आई टी इंटू आर। ठीक है, और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज की बात करें तो वी एल टी इज इक्वल टू वॉट, एल डी आई बाई डी टी। बोलो हाँ या ना? ठीक है। और अगर कैपेसिटर के क्रॉस करंट की बात करें तब आई सी टी इज इक्वल टू वॉट, सी डी वी बाई डी टी। क्लियर है क्या? सी डी वी बाई डी टी। डन, ओके। और उसके बाद देखो जरा, ये तो टाइम डोमेन हो गया, ये हमने पढ़ लिया है। बट अभी हम आ रहे हैं एसी में, और एसी में क्या एसी में फ्रीक्वेंसी भी आ जाता है। और जब बात करते हैं अपन फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखो ये तो वही रहता है, लाइक कि भी इक्वल टू आई आर। ठीक है, क्या आता है, भी इक्वल टू आई आर। मतलब मान लो ये रजिस्टर है, तो यहां से जो करंट आएगा दैट मस्ट बी द फंक्शन ऑफ ओमेगा। करंट फ्रीक्वेंसी का फंक्शन कैसे हो सकता है, तो आई इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा पे डिपेंडेंसी है ना। ठीक है, तो आई ओमेगा और ए मान लीजिए आर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस भी ओमेगा। समझ में आया क्या? डन। इसी तरीके से अब यहां पे देखो, ये तो सिंपल सा था। जब यहां पे बात आती है ना, तो यहां पे क्या हो जाता है, जो यहां से करंट मान लो कितना है, सॉरी आई टी नहीं, आई ओमेगा, तो आई ओमेगा, और ये पता है क्या हो जाता है, इम्पीडेंस जे ओमेगा एल। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, जे ओमेगा एल। और जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भी ऑफ जे ओमेगा, मतलब ओमेगा का फंक्शन हो जाएगा बेसिकली, या फिर सॉरी भी ऑफ ओमेगा लिख लो बस, भी ऑफ ओमेगा। इसी तरीके से जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा,
आई ऑफ ओमेगा प्लस माइनस भी ऑफ ओमेगा, और इसका पता क्या हो जाता है, एनीवन बोलो, 1 जे ओमेगा सी। भी ओमेगा तो क्या हो जाएगा, 1 जे ओमेगा सी। क्लियर है? मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब टाइम डोमेन में होता है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, वोल्टेज एल डी आई बाई डी टी। बट जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, भी ओमेगा इज इक्वल टू वॉट, आई ऑफ ओमेगा इंटू जे ओमेगा एल। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ओके, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखो मैं कंक्लूड, मतलब इसमें चाहता क्या हूं, आपको याद क्या रहे कि एसी सर्किट में अगर आपके सामने कोई इंडक्टर आ जाए, आपके सामने कोई इंडक्टर आ जाए, तो उस समय अगर इसके इम्पीडेंस की बात करोगे तो बेसिकली क्या लिखोगे आप, जे ओमेगा एल। क्या लिखोगे आप, जे ओमेगा एल। अब इसी जे ओमेगा एल को बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, जे एक्सएल। क्या बोल देते हैं, जे एक्सएल, इंडक्टर के केस में। क्लियर? मतलब क्योंकि ऑब्वियस बात है, जो इम्पीडेंस है, जैसे अगर यही रजिस्टर होता तो इम्पीडेंस क्या था, सिर्फ आर था। इम्पीडेंस क्या था, सिर्फ आर था। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो इसका, इसमें डिफरेंस क्या है, मान लो ये आर है और ये एल है, ठीक है, तो इसका जो इम्पीडेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा इम्पीडेंस। बट इसका जो इम्पीडेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। एक रेयर केस है स्किन इफेक्ट, बटो अलग हो जाता है, उसको अभी यहां पे नहीं लाते, सिंपल रखते हैं। तो मतलब क्या है, इसका इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी, इंडक्टर का इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहीं पे कई बार आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जे 2 पाई एफ इंटू एल, ठीक है ना, जे 2 पाई एफ इंटू एल, तो जे एक्सएल। तो इसको अपन क्या लिख देते हैं, जेड एल। जेड एल का मतलब क्या है, एक ऐसा सर्किट जिसमें इंपीडेंस सिर्फ और सिर्फ कौन ऑफर कर रहा है, इंडक्टर, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल देते हैं, प्योर इंडक्टिव इंपीडेंस, ठीक है, जे एक्सएल। और अगर सिर्फ मान लो ऐसा सर्किट है जहां पे, और एक्सएल क्या है, व्हाट इज एक्सएल, बोलो, दैट इज व्हाट, इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो मैं मान के चल रहा हूं कि लाइक की चीजें आपको पहले से बहुत ज्यादा, या फिर काइंड ऑफ रिवीजन के पर्पज से सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है ना। इतनी बात हमें क्लियर है क्या इंडक्टर को लेकर के? ओके, अगर हम यहीं पे बात कर लें किसकी, कैपेसिटर की, तो देखो जरा, कैपेसिटर के केस में जो Z होता है वो क्या हो जाता है, 1 जे ओमेगा सी, 1 जे ओमेगा सी। अब अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी उसके बारे में ही पढ़ने वाले अपन, बट अगर आप ध्यान दो, अगर मैंने ऊपर नीचे j से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या नंबर चेंज हुआ, क्या सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाता है, ऊपर हो जाएगा j और नीचे हो जाएगा j स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, j स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j स्क्वायर, -1। तो बेसिकली अपन इसे क्या लिख सकते हैं, -j। और ये जो 1/ωc है ना, इसको पता है क्या बोलते हैं, XC। समझ में आ रहा है क्या, XC -j XC। क्लियर है? तो ये माइनस क्यों आ रहा है, बात सबको क्लियर है?
ठीक है, इवन ए कहां से आया ना, इसको भी मैं डिराइव करके बताऊंगा आपको। तो माइनस जे एक्स सी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सी हियर, बताओ जरा। एक्स सी क्या होता है, 1 ओमेगा सी, एंड व्हाट अबाउट एक्सएल, ओमेगा एल। व्हाट इज एक्स सी नोन एज, बोलो यार, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर है, ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक बातें चल रही हैं, बट वही है कि टाइम पे अगर याद नहीं आए तो फिर इन्हीं का क्या फायदा। ओके, लिख लिया। अब देखो यार, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक अगले टॉपिक के लिए मैं प्लेटफॉर्म क्रिएट करने जा रहा हूं। दो इंपीडेंस है R1 एंड R2, व्हाट इज R इक्विवेलेंट, जल्दी बोलो, व्हाट इज R इक्विवेलेंट, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब यहां पे मान लीजिए ये क्या है Z1, और यहां पे क्या हो गया आपका Z2। अब बताइए व्हाट इज Z इक्विवेलेंट, बोलो, Z1 Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सर प्रॉब्लम क्या है फिर, अब जो Z1 है ए कॉम्बिनेशन हो सकता है रजिस्टर और इंडक्टर का, तो लाइक कि सपोज ए आ गया 10 प्लस 14J, और जो Z2 है ए आ गया 5 प्लस 4J। सपोज ए ऐसा आ गया। अब एक बात बताओ यार, अब जब आप इसको फॉर्मूले में रखोगे तो 10 प्लस 14J मल्टीप्लाइड विथ 5 प्लस 4J डिवाइड बाई 10 प्लस 14J प्लस 5 प्लस 4J। अब चीजें हमें यहां से क्या दिखने लगी, कॉम्प्लिकेशन दिखने लगा। तो जब तक डीसी चल रहा था हमें चीजें बहुत आसान लग रही थी, अब एसी चलने लगा तो इतने लंबे चौड़े एक्सप्रेशन आने लगे, तो यहां से फिर हम क्या करने लगते हैं, सरेंडर करने लगते हैं। तो सरेंडर करने की वजह क्या यहां तक था, क्या यहां तक था, जैसा ये था वैसा ही, कुछ अलग तो नहीं था। तो सरेंडर करने की वजह क्या हुई, टफ लगने स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि अब यहां पे रियल के साथ इमेजिनरी नंबर भी आने लगा। रियल और इमेजिनरी को दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रॉब्लम यहां नेटवर्क की नहीं है, प्रॉब्लम यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर की है। मतलब इस चीज में हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे से आता है। तो इसका मतलब अगर हमें इस एसी सर्किट पे बहुत अच्छा कमांड करना है तो सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में, ठीक है। क्योंकि हम नॉर्मली पढ़ते समय उसी पोर्शन को स्किप करके फिर हम सोचते हैं कि हमें एसी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा, जब आपको, ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत से एक्सप्रेशन है जो कि बिना कॉम्प्लेक्स नंबर के आप नहीं समझ सकते हो। क्लियर है बात, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है फिर, बोलो यार, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये एसी सर्किट का टॉपिक है, नहीं, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। अब मुझे पता है कि चीजें इस वाले हिस्से में तुम्हें दिक्कत होगी ही होगी, तो इसको स्किप करूंगा तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो खराब होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ना चाहते हुए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि तुम ये नहीं बोलोगे कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर खराब था, तुम ये बोलोगे कि एसी सर्किट मुझे नहीं आता, ठीक है ना। तो ले दे के बात मेरे पे ही आ जाएगी। ध्यान से समझना,
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, वो सब यहीं से सारी चीजें होंगी। जैसे जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ कहाँ यूजफुल होने वाला है वो समझ लो, चाहे तो आप एक बार कहाँ पे यूजफुल होने वाला है, मतलब कब कब एक कॉम्प्लेक्स नंबर काम आएगा। पहला कॉम्बिनेशन आर एक्स जेड, दूसरा कॉम्बिनेशन पी क्यू एंड एस, तीसरा कॉम्बिनेशन जी बी और वाई, चौथा कॉम्बिनेशन भी आर भी एक्स भी जेड। इसी तरीके से आई आर आई एक्स, जरूरी नहीं ये लिखो, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ कि देखो जब ऐसे ऐसे कैलकुलेशन होंगे ना तो हर जगह क्या होगा, ए यूजफुल होने वाला है। आ रही बात समझ में? हर जगह क्या लगने वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट। मतलब ये मैथमेटिक्स है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नेटवर्क नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अभी। एक मे बी आज मे बी कल, मतलब दो दिन तो एटलीस्ट लगेंगे इसको डिस्कस करने के लिए। बट क्योंकि ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका अच्छे नहीं होगा तो बेसिकली ये मशीन को भी इम्पैक्ट करेगा, पावर सिस्टम को भी इम्पैक्ट करेगा, तो इसलिए इस चैप्टर को हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो जब भी आपको ऐसे एक्सप्रेशन दिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे सारा कॉन्सेप्ट किसका लगेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ए इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन z से, किससे, z से। एंड व्हाट इज z? दैट इज a प्लस जे बी। तो व्हाट इज a? व्हाट इज a? दैट इज रियल पार्ट। एंड व्हाट इज b? तो दैट इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। डन। और एंड दिस इज व्हाट, मतलब इसका रिजल्टेंट। अब देखो जरा, इसी चीज को अगर नंबर सिस्टम पे दिखाना हो, होता क्या है कि अब देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट, तो रियल एक्सिस पे इसको ड्रॉ करेंगे। रियल एक्सिस पे कितना यूनिट, तो ए यूनिट, कितना यूनिट, तो ए यूनिट। ठीक है, अब ए रियल पार्ट था, ए इमेजिनरी, तो वाई एक्सिस को अपन क्या कंसीडर करते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। तो यहां पे हम कितना डिस्टेंस चल रहे हैं, बी डिस्टेंस, और ये हम किस डायरेक्शन में चले हैं, इमेजिनरी एक्सिस में। ठीक है, और यहां पे ये जो है आपका, ये जो रिजल्टेंट है बेसिकली यही आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, इमेजिनरी एक्सिस, और इसको आप क्या बोलते हो, रियल एक्सिस। अभी मैं यहां पे एक्स और वाई नहीं बोलूंगा, मैं इसको क्या बोलूंगा, रियल और इमेजिनरी। क्लियर है क्या? ओके, तो अब इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, अब इस नंबर को जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 10 प्लस 6j फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर, 6। अब एक बात बताओ, आपको कैसे पता चला, अगर सपोज मैंने ऐसे लिख दिया z 10 प्लस 6, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इसी डायरेक्शन में पहले 10 चला, फिर इसी डायरेक्शन में कितना चला, 6। बोलो हाँ या ना? तो ये जो आपको किसने बताया
कि आपको ऊपर जाना है। किसने बताया? जे ने बताया। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी बता रहा है? बोलो हाँ या ना। समझ में आया? डायरेक्शन भी बता रहा है, मतलब उसने बोला कि पहले यहां जाओ फिर 6 यूनिट परपेंडिकुलर चले जाना। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है क्या? ओके। अब यहां पे ये क्या है? मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए अभी ये पाइथागोरस आप जानते ही होंगे। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ जेड? बोलो जल्दी। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? मैग्नीट्यूड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी मैग्नीट्यूड निकालना हो आप क्या करोगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशियंट है? नहीं, साथ साथ में हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन, फाई। व्हाट इज फाई? देखो जरा, अब ऐसा कौन सा एंगल है जो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देता है? tan थीटा। तो फाई इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स व्हाट? b बाई ए। अच्छा चलो फिर से थोड़ा सा और क्लियर कर दूं क्या? देखो यहां पे tan फाई क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लाइक कि b बाई ए। तो यहां से जब फाई निकालोगे तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स b बाई ए, दैट इज फाई। तो यहां पे दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इम्पीडेंस और, मतलब इम्पीडेंस तो नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड, और इसको शायद आर्गुमेंट एंगल बोलते हैं क्या? आर्गुमेंट ऑफ फेज। हाँ मतलब ठीक है। तो दिस इज व्हाट? मैग्नीट्यूड एंड थीटा। यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि z इज इक्वल टू √3 प्लस जे। ध्यान से समझना मेरी बात। z इज इक्वल टू √3 प्लस जे। तो क्या आप मुझे इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो क्या? बोलो यार। अंडर रूट ए का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी पे क्या दिख रहा है? 1, तो 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, तो अंडर रूट 4 कितना आ जाएगा? 2। बोलो हाँ या ना। अब किसी ने पूछा नहीं मुझे फाई बताओ, तो फाई इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स। अब b की वैल्यू यहां पे क्या है? 1, और a की वैल्यू क्या है? √3। क्या आप मुझे बता सकते हो कि tan के किस एंगल के लिए वैल्यू 1/√3 होती है? 30 डिग्री। हरी बात समझ में? याद हो जाए, याद कर लो अगर नहीं याद है तो, बार बार आएगा ये सारी चीजें। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। और tan 60 की वैल्यू √3। tan 45 1, tan 90 इनफाइनाइट, tan 0 0। ठीक है, तो ये बेसिक तो आपको याद होने चाहिए। ये समझ में आया नहीं? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है और एंगल कैसे निकालना है। कल को मैं आपके सामने ऐसे बोलूंगा कि एक इम्पीडेंस है, दैट इज व्हाट? 3 + 4j। इम्पीडेंस इज 3 + 4j। बताओ इम्पीडेंस एंगल कितना होगा? व्हाट इज इम्पीडेंस एंगल एंड व्हाट इज मैग्नीट्यूड? तो दोनों बताओ जरा। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मॉड z कितना? √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? √9 + 16। ये पहली और आखिरी बार कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट 3 और 4 का मैं 5 लिखूंगा, याद रखना। तो यहां पे √25 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी?
5, ठीक है। और अगर बात करें इम्पीडेंस की, तो इम्पीडेंस इज व्हाट, tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट कितना है 4 और रियल पार्ट कितना है 3, tan इनवर्स 4/3। समझ में आया क्या? सर ए एंगल कितना होगा? अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप समझो, ए वैसे होता है ये 53 डिग्री समथिंग। अब इस चीज को मैं आपको अभी के अभी याद करवा देता हूं। देखो जरा, सबका नहीं, सिर्फ इसका, ठीक है ना, यानी कि कुछ भी लिख देंगे याद आ जाएगा। ओके, देखो यार, ये बहुत ज्यादा टाइम यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं इस ट्राइंगल को। तो ट्राइंगल क्या है जो आपको याद रखना है? देखो, अगर ए 3 है और ए 4 है तो ऑब्वियस सी बात है कितना होगा 5 होगा, ठीक है ना। तो अब गलती से अगर आपसे बोल दें कि मैग्नीट्यूड इज 5 और मान लो इम्पीडेंस इज 5, रेजिस्टेंस इज 3, व्हाट इज रिएक्टेंस 4, ऑब्वियस सी बात है 5 का स्क्वायर माइनस 9 तो √16 आएगा, तो दैट इज 4। समझ में आ रहा है क्या? अरे मतलब 3 और 4 दे दिया तो क्या बोलोगे 5, 5 और 3 दे दिया तो मतलब क्या बोलोगे 4, 5 और 4 दे दिया तो क्या आएगा 3। सिंपल ना, ठीक है। ओके, अब दूसरा जो बेसिकली यहां पे है, हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी आपके सामने क्या बने कि ये जो लेंथ है ये 4 हो और ये वाली जो लेंथ है वो कितनी हो 3 हो। ओके, तो मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूं यहां पे कि देखो ये कितना होगा 3, ये कितना 4 और ये कितना 5। अगर ये 4 है तो ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 5, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, एक छोटी सी बात बताओ, ये कितना एंगल है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अब जो ये दो एंगल बच रहे हैं इसमें से एक आपका 53 होने वाला है और एक आपका 36 होने वाला है। एग्जैक्टली देख लो कितना होता है, एक मिनट, 53.14 होता है क्या सर? 53.14, ये याद करना है ना, ठीक है। तो एक क्या है 53, अगर पूरा नहीं याद हो जाए तो 53 याद हो जाए वही काफी है। तो 36 डिग्री ये कितना हो जाएगा 86, देखना जरा एक बार, नहीं तो 90 माइनस 53, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 90 माइनस 53.14 करेंगे तो इतना आएगा। चलो, ये दो डाटा आपको याद रखने हैं, ये दो डाटा आपको याद रखने, ये दोनों एंगल आपको कब याद रखने, मतलब ये तो देखो एग्जैक्ट है, आप सिर्फ क्या याद रख लो, एक 53 और एक क्या आपका 36, बस इतना याद रखो आप, ठीक है। तो 53 और 36 आप एंगल कब याद रखोगे, जब जैसे ही क्या आ जाए 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन आ जाए। आ रही बात समझ में, 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन आ जाए। सर क्या 3, 4, 5 ही रहेगा तभी होगा क्या? नहीं, और भी हो सकता है। 3 की जगह 6 कर दो, 4 की जगह 8 कर दो, 5 की जगह 10 कर दो, तब के लिए भी वैलिड है। समझ में आया? डबल कर दो ना, ट्रिपल कर दो, 9 कर दो, उसके बाद 12 कर दो, उसके बाद 15 कर दो। समझो ये सारी चीजें हैं जो आपके टाइम को रिड्यूस करेंगी। मतलब अगर किसी ने बोला कि एक साइड 9 है एक साइड 12 है तो आप बिना सोचे समझे बोल दो तीसरी साइड कितनी है 15 है, बोलो हाँ या ना।
एक साइड 6 है, 8 है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये टाइम बचाएंगे आपके, समझ में आया क्या? और किया क्या मैंने, जस्ट देखो ना, दो से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ता है, होगा तो होगा। क्लियर है? ठीक है, खैर तो याद रखना, बट एक याद रहेगा तो आपको सारे याद आ ही जाएंगे। तो 3 4 5, या फिर और जल्दी बोलो, और क्या था, 6 8 10 और 9 12 15, याद रहेगा? ठीक है, साइड में आप चाहे तो लिख लेना तीनों नंबर। चलो अब इस इधर देखो क्या याद रखना है, इधर देखो क्या याद रखना है। एक बात बताओ, जो साइड ज्यादा रहेगा, अब हमें ये पता है कि ये 90 है, ये 90 है, तो इसमें से एक 53 होगा, एक 36 होगा, बोलो हाँ या ना? एक 53 होगा, एक 36 होगा। बस हमें किस बात का ध्यान रखना है कि जो साइड ज्यादा होगी उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, बोलो हाँ या ना? जो साइड ज्यादा होगी उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक बात बताओ, अभी इसके सामने वाला एंगल क्या है, लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो एंगल कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी बोलो यार, 53 53.14। और ए वाला जो लेंथ कम है उसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इधर आ जाओ, ए वाला जो लेंथ कम है इसके सामने वाला एंगल कितना होगा, 36 डिग्री। ए वाला एंगल कितना होगा, 56 डिग्री, सॉरी 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 53 डिग्री। समझ में आया क्या? सर इसका यूज कहां होगा, ये तो खैर चलो याद कर लेंगे हम। देखो जरा, अब एक बात बताओ, अब कोई आपसे पूछेगा कि tan 53 डिग्री का मान बताओ, क्या होगा tan 53, बोलो यार 4/3, बोलो हाँ या ना? किसी ने बोला कि tan 36 डिग्री की वैल्यू बताओ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया यार? तो अगर उसने ऐसे पूछ लिया tan इनवर्स 4/3, तो आप क्या बोलोगे, 53 ही तो बोलोगे, बोलो हाँ या ना? या फिर किसी ने बोल दिया कि नहीं tan इनवर्स 3/4 बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 36 डिग्री बोलोगे नहीं बोलोगे? किसी ने बोला tan इनवर्स 6/8 बताओ, अरे 2 से काट दो, 3/4, 3/4 क्या आ जाएगा, 36, बोलो हाँ या ना? और अच्छी बात, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं सर, इसी को क्यों बता रहे हो और किसी को क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इसी से देंगे अब आपको। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देंगे ना, या तो स्टैंडर्ड का देंगे या तो इसका देंगे, सुन हमारी बात, ठीक है? तो याद रखना, याद हो गया कि नहीं हमें? ठीक है, फिर से देख लो। चलो एक बार मैं आपसे पूछता हूं, फिर आप बताना। ये लिख लिया? देखो अब मान लीजिए आपके सामने आ गया, देखो कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे आएगा और इसे यूज कैसे करना है। मान लीजिए किसी ने बोला कि z इज इक्वल टू 6 + 8j, बहुत ध्यान से सुनना एक बार, 6 + 8j। अब बोला कि इंपीडेंस बताओ, तो क्या बोलोगे, 6 और 8 का क्या होता है, अभी तो बताया, क्या होता है, 10। वैसे तरीके से जानना चाहते हो तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट, 36 + 64, दैट इज व्हाट, 100, और अंडर रूट 100 क्या हो जाता है, 10। चलो तो मॉड जेड कितना आ गया, 10 ओम। अब बताओ थीटा, अब बताओ, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला सीखा था हमने, व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स बी बाई ए ना, बोलो हाँ या ना, b/a।
क्या मैं इसको अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा? tan इनवर्स 4/3। बोलो हाँ या ना। तो आप तुरंत के तुरंत आप क्या करो, ट्राइंगल बना लो। तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? बेस। अगर ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो इसी 5 की तू वैल्यू पूछ रहा है, तो बताओ जब लेंथ ज्यादा है तो एंगल क्या होगा? ज्यादा वाला। और ज्यादा क्या है? 53। तो बस वहां से सिंपली हमने क्या बता दिया? आंसर इज व्हाट? बोलो यार, 53.14। अब समझ में आया कैसे यूज करना है इसको? एक्चुअली एसी सर्किट में ना कॉम्प्लेक्स नंबर ही भरा पड़ा है, याद रखना। नेटवर्क के नाम पे कुछ है नहीं, सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। सोचो ना, ऐसे इंपीडेंस दे देगा, बोलेगा इंपीडेंस एंगल बताओ, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता तो कहाँ ही करोगे आप? ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखो जरा, सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन है पूछ रहा हूं क्या, कि लोकेट द पॉइंट, 9th क्लास 8th 9th क्लास में होता था, z इज इक्वल टू 1 प्लस जे, z इज इक्वल टू 1 माइनस जे, z इज इक्वल टू -1 माइनस जे, z इज इक्वल टू -1 प्लस जे। तो आपको ये बताना है, आपको पता है क्या बताना है? सबका मैग्नीट्यूड बताना है और सबका एंगल बताना है। ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके सामने, 1 2 3 4। ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके सामने। मुझे आपको क्या क्या बताना है, मतलब आप क्या बताओगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन दोगे इस बारे में, कि आप ये बताओ कि ये इस पूरे पॉइंट पे है कहाँ और एंगल कितना है। चलो आपकी सुविधा के लिए एक मैं बता देता हूं, बाकी आप बताना। देखो 1 प्लस जे, z1 इक्वल टू कितना है? 1 प्लस जे, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट? अंडर रूट 2। एंड फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, tan इनवर्स 1, तो किसका एंगल होता है? 45 डिग्री। तो मतलब ये पहला जो पॉइंट है, एंगल कितना है? 45 डिग्री। एंगल कितना है? 45 डिग्री। और ये जो मैग्नीट्यूड कितना है? तो दैट इज √2। और इसको आप और अच्छे से विजुलाइज करना चाहते हो तो ये कुछ नहीं, बेसिकली क्या है ये, कि 1 डिग्री 1 यूनिट डिस्टेंस ऐसे चला था, 1 यूनिट डिस्टेंस ऐसे चला था, तो दैट इज पॉइंट Z1। समझ में आया क्या? इसी तरीके से आपको Z2 Z3 Z4 सब बताना है मुझे। चलो बताओ, हो गया? अच्छा, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है ना? ठीक है, दिखाना है आपको, लोकेट करना है ना, लोकेट द पॉइंट। तो दूसरा क्या है? 1 माइनस जे। देखो ए पॉजिटिव है और ये क्या है, मतलब रियल पॉजिटिव और इमेजिनरी निगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? रियल पॉजिटिव और इमेजिनरी नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 4th क्वाड्रेंट। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए पहले कहां पे चला? पहले 1 डिस्टेंस चला था रियल एक्सिस पे, और फिर -1। बोलो हाँ या ना। कहां पे चला था? -1। और फिर मतलब ये कितना एंगल आ जाएगा? तो दैट इज, बोलो जरा, एंगल कितना आ रहा है ये? या तो -45 डिग्री, या तो -45 डिग्री, या तो देखो जरा 360 में से 45 घटा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना आ जाएगा? 360 315। ठीक है, या तो 315 बोल दो, या तो क्या बोल दो? -45 डिग्री बोल दो। समझ में आया क्या? ये किसका लोकेशन है? Z2 का, 1 माइनस जे। क्लियर है? चलो तीसरा देखो,
Z3, तो Z3 माइनस, रियल एक्सिस भी माइनस में, रियल एक्सिस भी माइनस में, और इमेजिनरी एक्सिस भी किस में है, ये माइनस में, इमेजिनरी एक्सिस भी किस में है, ये माइनस में। समझ पा रहे हो नहीं यार सब लोग? देखो ए भी माइनस में, देखो इस ए क्या होता है प्लस एक्स, और ये क्या है माइनस एक्स, ए क्या है प्लस वाई, और ये क्या है माइनस वाई। तो इसने क्या बोला है माइनस, तो ए निगेटिव में गए, इधर से निगेटिव में गए, ठीक है, एक कलर, ठीक है, और फिर इसको स्टार्टिंग पॉइंट से मिलाया, तो एक इसका लोकेशन हो गया, बोलो यार, Z3 का, ठीक है, क्लियर है क्या? अरे देखो ना, -1 और माइनस जे, इधर पहले -1 आया फिर माइनस में गया, डन। और फोर्थ देखो -1 प्लस जे, -1, तो माइनस किधर, इधर रियल एक्सिस पे माइनस, और प्लस जे मतलब ऊपर, तो माइनस और ये प्लस, अरे ये नहीं पता है क्या, ये क्या होता है प्लस प्लस, ये क्या होता है माइनस प्लस, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, तो एक्स इधर क्या है माइनस, वाई क्या है प्लस, इधर क्या है एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, ऐसे नो, और इधर क्या है एक्स क्या है प्लस, वाई क्या है माइनस। यही तो किया, देखो ना साइंस, साइंस से ही देख लो आप, समझ में आ गया? चलो लास्ट देख लो, तो पहले कितना -1, फिर कितना प्लस जे, फिर मैंने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अच्छा अभी मैंने एंगल की बात नहीं करी, याद रखना, अब एक साथ बात करता हूं मैं। देखो अगर इसकी बात करें, सारा एंगल हम यहां से देखेंगे, यहां से, तो देखो जरा कितना एंगल हुआ, 90 + 45, बोलो हाँ या ना, 90 + 45 कितना आ गया, ये 135 डिग्री। तो और यहां से एंगल देखो कितना, 180 + 45 225, तो ये कितना हो गया 225, समझ में आया क्या? ठीक है, तो हमें करना क्या, मैं जस्ट क्या बोलना चाह रहा हूं, अच्छा जब आपने इसका फेज कैलकुलेट किया होगा ना, सबका या तो +45 आया होगा या तो -45 आया होगा। अगर आप वहां से जाओगे तो गलत हो जाएगा, देख पा रहे हो क्या? अगर फॉर्मूला लगाओ ना B/A, तो क्या करोगे +1/1, तो 1 आएगा, 45 लिख दोगे, उसके हिसाब से इसका 45 आ जाएगा, इसका -45 आ जाएगा, इसका +45 आ जाएगा, इसका -45 आ जाएगा। बट ये तो गलत है ना, तो मतलब हमें एंगल के साथ साथ किसका ध्यान देना है, क्वाड्रेंट का। तो एक्चुअली जो आपने प्लस निकाला ये तो चलो ठीक है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्या आया -45, ये भी देखो -45, ये भी सही है। तीसरा क्या आया माइनस माइनस, मतलब ये कितना आया, अब इसका +45, तो एक्चुअली ये +45 यहां से था, ये ना कहां से, यहां से 45 था, बट आपको एंगल यहां से नहीं लेना था, कहां से लेना था, यहां से लेना था, वो डायग्राम के थ्रू ही आएगा, फॉर्मूले से नहीं आएगा वो। अरे बात समझ में, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, अभी जस्ट मुझे पता है कि एक बार में सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले बता रहा हूं, फिर जब मैं क्वेश्चन के थ्रू आऊंगा तो फिर बार बार इस चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, तो टाइम लेगा, बट ऑब्वियस सी बातें हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस इसके बाद मैंने बताना ही नहीं है, वो तो अभी तो मैं सोचो बिना क्वेश्चंस के बता रहा हूँ, क्वेश्चंस में तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा ना, ठीक है। इसी तरह ही तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आप कंक्लूजन क्या निकला कि आप मैग्नीट्यूड तो आप इजीली निकाल लोगे, बट जब फेज एंगल की बात आती है तो फेज एंगल के साथ साथ क्या देखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो सारी चीजें खैर चलो ठीक है।